ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सी न्यूज़ भारत पर स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी रायबरेली की, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रायबरेली को दी करोड़ों की सौगात। आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां खजुरा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर के सफल संचालन हेतु की गई बैठक। साथ ही आगे चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां छात्र का शव मिलने से फैली सनसनी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। रुके क्लोजिंग। केंद्रीय भूतल परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रायबरेली पहुंचे और उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। नितिन गडकरी ने रायबरेली को एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें 4100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कई सड़कें शामिल हैं। सोनिया गांधी के गढ़ में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जमकर गरजे। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। नितिन गडकरी ने रायबरेली को 8 राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हैं, जिनको बनाने के लिए 4100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें एक ओवरब्रिज भी शामिल है। साथ ही कई बाईपास भी उन्होंने रायबरेली को दिए हैं। नितिन गडकरी को सुनने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। वहीं सोनिया गांधी के गढ़ में इतनी बड़ी योजनाओं के शिलान्यास के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रायबरेली में राजनीतिक रूप से भाजपा गांधी परिवार को चुनौती देने के लिए तैयार है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से है, जहां बालाघाट जिले में ठेकेदारों की मनमानी से वनों का दोहन हो रहा है, जिसकी बानगी जिले के वन ग्राम गौवना झोला से खारा सड़क पुल निर्माण में देखा जा सकता है। पुल निर्माण के दौरान ठेकेदारों के द्वारा लाखों रुपए के कीमती पेड़ों को काट कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही पेड़ों के सामने गड्ढा होने से कई पेड़ गिरने की कगार पर हैं और वन विभाग के अधिकारी मौन हैं। मोहबल उइके जनपद सदस्य ने वन विभाग और संबंधित ठेकेदारों द्वारा वनों का दोहन करने और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य करने का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सर, खारा मार्ग का निर्माण हो रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। वहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही है निर्माण कार्य के लिए। ये किस तरह की कटाई है? क्या इसको विभाग ने अनुमति दी? वन विभाग ने? हाँ, इसमें एफआरए के तहत जो है वो अनुमति दी गई है। जहाँ पे भी पुल-पुलिया का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे जो है वो वैधानिक परमिशन लेके ही जो है वो पेड़ काटे कितने जा रहे चिन्हित किए गए सर पेड़? हैं। ये अभी रिकॉर्ड में देखने पे ही बता पाऊँगा मैं। लगभग अमूमन रिकॉर्ड में देखे बिना जो है कुछ भी कहना काफ़ी मात्रा में खुदाई भी की जा रही थी, जिससे कई पेड़ भी धराशायी होने की भी संभावना बनी। संभावना हुई क्या है, 1-2 पेड़ जो है हुए भी हैं, तो उसपे जो है वो वैधानिक कार्यवाही भी की गई है, उसका जो है पीओआर किया गया है। अभी जो है लगभग 30,000 का एक जो है पीओआर किया गया है। वो मौके का मुआयना पेड़ किया सर आपने? हाँ, मौके का मुआयना किया है बिल्कुल। तो उसपे जो है और आगे भी अगर जो है उनकी इससे कोई वन संपदा को हानि होती है तो विधिवत जो है वसूली की जाएगी। कोई दिक्कत सर वहाँ जैसे कि जो जनपद सदस्य है। हाँ। परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहबल सिंह उइके, जनपद सदस्य और मैं जनपद पंचायत परसवाड़ा के वन सभापति भी हूँ। अच्छा, जैसे कि देखा जा रहा है कि आपके जो गौना झोला से लेकर खारा तक की जो रोड बन रही है, इसमें बीच में पुल-पुलिया भी बन रही हैं। पुल-पुलिया निर्माण में क्या है, पेड़-पौधे को काटा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? और वहाँ तो कई प्रकार के अनियमितता बरती जा रही है, क्योंकि देखो आजू बाजू के झाड़ियों को सफा कर रहे हैं तो वहाँ कई इमारती लकड़ी अब उनके जड़ कट रहे हैं। फिर ऐसे कई प्रकार के वहाँ पर धांधलाशाही हो रहा है, क्योंकि मेरे को देखने में आया है। और अवैध रेत का भी खनन करके वहाँ आजू बाजू से सकला सुकली करके यानी ख़राब मटेरियल भी वहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। और वहाँ पर एक चीज़ मैं और देखा हूँ, क्योंकि वहाँ पर 5 बजे के बाद यानी वनों में यानी जो भी काम करने वाले हैं तो वनों से निकल के बाहर आ जाएं, जहाँ गांव है वहाँ पर। फिर ये लोग वहाँ पर झोपड़ी बना के रह रहे हैं। और वहाँ पर मेरे को ये नहीं लगता होगा कि रात में ये लोग अवैध शिकार भी करते हैं, वन प्राणियों का भी हनन करते होंगे। ये मेरे को लग रहा है कि क्योंकि रात और दिन वहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे घने जंगल में रह रहे हैं रात और दिन। तो आज अगर हम वन विभाग में अगर कहीं भी अगर रात में रह रहे हैं तो हमारे साथ भी कहीं ऐसे घटनाएं घटते हैं। तो और वहाँ पर जंगली जानवर को सबसे ज़्यादा आतंक है, और वहाँ पर रह रहे हैं। तो मेरे को ये नहीं लगता। और कभी मैं और भी देखा हूँ कि वहाँ पर नाबालिग बच्चियों से भी काम। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट।
खबर कैमूर से है, जहां कैमूर में आज श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा खजुरा की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता शाखा मंत्री प्रदीप कुमार सिंह एवं संचालन मनीष जी सर्वेश्वरी समूह शाखा प्रयाग द्वारा किया गया, जिसमें 3 मार्च 2024 को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करने की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें बाहर से सभी डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर SP सिंह वरिष्ठ दंत चिकित्सक प्रयागराज, डॉक्टर UP सिंह वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ प्रयागराज, डॉक्टर सुधीर जनरल फिजिशियन एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ धनबाद, डॉक्टर रंजन नारायण हृदय रोग विशेषज्ञ रांची, डॉक्टर हरिशंकर सिंह वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ बनारस, डॉक्टर संजय सिंह सर्जन प्रयागराज, डॉक्टर ML गुप्ता जनरल फिजिशियन पटना, डॉक्टर मंजू सिंह वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ बनारस, डॉक्टर कमला मिश्रा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रतापगढ़, डॉक्टर पद्मा मिश्रा स्त्री रोग विशेषज्ञ लखनऊ, कर्नल डॉक्टर विवेक सिंह दंत रोग विशेषज्ञ प्रयागराज, डॉक्टर कर्ण प्रयागराज, डॉक्टर विश्वरत्न एक्यूपंक्चर धनबाद, डॉक्टर BN राय नेत्र रोग विशेषज्ञ डिहरी सहित तमाम डॉक्टर्स यहां मौजूद रहेंगे। जी, आपका शुभ नाम? मैं अखिलेश कुमार सिंह, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष रामपुर। जी, यह माँ सर्वेश्वरी समूह के माध्यम से, शाखा सर्वेश्वरी समूह के माध्यम से प्रयागराज और खजुरा शाखा के माध्यम से यह निरंतर कैंप का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है और जितने भी हमारे रामपुर प्रखंड के गरीब लोग हैं, हर लोगों तक यह मैसेज हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा पहुँचा दिया गया है और 3 तारीख को यह कैंप रखा गया है। रविवार के दिन बहुत से बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो यहाँ पे उपस्थित होंगे। उनके माध्यम से जांच भी होगा और उन लोगों को मुफ्त में मेडिकल जांच होगा और दवा वितरण किया जाएगा। हाँ सर, आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? मैं मनीष कुमार सिंह, संयुक्त मंत्री श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा प्रयाग का हूँ। जी जी, पहले मैं श्री सर्वेश्वरी समूह के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि संस्था हमारी क्या है और किस तरह के कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि श्री सर्वेश्वरी समूह संस्था अपने सामाजिक कार्यों के लिए विश्वविख्यात है। यह संस्था परम पूज्य गुरुपद संभवराम जी के दिशा निर्देश में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। संस्था के 19 सूत्रीय कार्यक्रम हैं। उस 19 सूत्रीय कार्यक्रम का जो स्थापना है परम पूज्य अग्रसेश्वर महाप्रभु द्वारा किया गया था और उन्हीं में से कार्यक्रम जो मेडिकल कैंप है उन्हीं 19 सूत्रीय कार्यक्रमों का एक अंग है, जिसमें देश विदेश के डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क सेवा किया जाता है और मुफ्त में दवा भी दिया जाता है। संस्था के मूल उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ संस्था का यह कार्य है कि गरीब, पिछड़े, आदिवासी क्षेत्रों में जो मानव मूल्य है, जिसके लिए हम कहने को तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो मानव मूल्य का जो मेन उद्देश्य है उसके लिए हम लोग अनवरत प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ संस्था में निसहायों को, गरीबों का मुफ्त में बिना दहेज का शादी होता है। पर्यावरण के लिए जो इस समय इस पूरे विश्व का जो सबसे ज्वलंत होता है पर्यावरण, तो हमारे यहाँ पर्यावरण में भी जो है सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इस वर्ष 30,000 फलदार वृक्षों का पौधारोपण किया गया है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर में अभिषेक पाल द्वारा आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मान समारोह के क्रम में आज कपिलवस्तु विधानसभा के सेमरा हुसैन वकस मंडल अध्यक्ष जगदीश जायसवाल की अध्यक्षता में बूथ अध्यक्ष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभिषेक पाल ने कहा कि आप लोगों की जिम्मेदारियों के बल पर ही इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा कि अब की बार 400 के पार। बैठक सम्मान समारोह में बूथ अध्यक्षों का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत के क्रम में मुझे चुनाव जिताने का कार्य तथा चुनाव लड़ाने का कार्य आप लोगों ने किया है और इस बार आप लोग इतनी मेहनत करें कि हर बूथ पर केवल कमल खिले। अभिषेक पाल ने कहा कि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीतो चुनाव जीतो। ये हम सब की जिम्मेदारी है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है और मेरा बूथ अध्यक्ष बूथ की मजबूत कड़ी है। इसके साथ ही सांसद पुत्र अभिषेक पाल ने क्या कुछ कहा इस मौके पर, आइए आपको सुनाते हैं। उसका उद्देश्य क्या है?
आज का जो हमारे कंबल वितरण का कार्यक्रम है वो पहले हम लोगों ने सेमरा में किया और अभी जोगिया ब्लॉक में करोंदा मसीना में ये कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ है। और इसका उद्देश्य कुछ नहीं, जब से मेरे पिताजी राजनीति में आए हैं तो उन्होंने जो एक समाज सेवा का कार्यक्रम शुरू किया है, अलग अलग समय पे जो अलग अलग राहत कार्यों में हम लोग हाथ जुटाते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, तो उसी के तहत ये एक और कंबल वितरण का कार्यक्रम था। पिछले 15 सालों से अधिक से हम लोग इस क्षेत्र में सर्दियों में कंबल बांट रहे हैं और उसी समाज सेवा के तहत आज भी ये हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर भंडारा महाराष्ट्र से है, जहां भंडारा जिले में कलेक्टर कार्यालय के सामने बिजली विभाग के अत्याचारी निर्णय के खिलाफ शरद पवार पार्टी के भंडारा पवनी विधानसभा अध्यक्ष अजय मेश्राम की ओर से भूख हड़ताल की शुरुआत की गई है। इस भूख हड़ताल की शुरुआत 29 फरवरी 2024 को जिला कलेक्टर भंडारा कार्यालय के सामने अन्य मांगों को लेकर शुरू की गई है। बिजली विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1 फरवरी 2024 से घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बकाया का बिल भुगतान किस्तों में नहीं दिया जाएगा। उस बिल को उन्हें पूरा एक साथ ही चुकाना होगा, ये निर्णय लिया है। इस कारण अन्य मांगों को लेकर भंडारा पवनी विधानसभा अध्यक्ष ने बिजली विभाग के निर्णय को वापस लेने के लिए भूख हड़ताल शुरू की है। अजय जी, कल से आप भूख हड़ताल पे बैठे हुए और किस मांगों को लेके या अनशन शुरू है? महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, महाराष्ट्र की जो कंपनी है, उन्होंने 31 जनवरी को उन्होंने एक निर्णय किया है, के निर्णय बोलेंगे उसको, कि जो बिल अभी आएगा ग्राहकों को वो एक पुष्प भरने का निर्णय निकाला है। तो ये जो निर्णय किया गया है, इसकी वजह से जो ग्रामीण के लोग रहने वाले जो कनेक्शन धारक है, उनमें बहुत बड़ा उधर बैठने वाला, क्योंकि उनके पास ना रोजगार है, ना कुछ काम करने का पैसा है। तो ये आने वाले दिनों में विद्युत वितरण कंपनी और ये जो ग्राहक है उनके बीच में झगड़े की बहुत बड़ी संभावना बहुत बढ़ गई है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में झगड़े मारपीट और खून खराब होने की बहुत बड़ा चांसेस है। इसलिए मैं उसी विरोध में यहाँ पर बैठा हूँ। सर, आप क्या बताओगे? जो कल से या अमरोली उपखंड का जो हमारे भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र के हमारे अजय भाऊ मेश्राम ये कल से अनशन पर बैठे हैं और इनका अनशन पर बैठना ये लाजमी है। इन्होंने जो मुद्दे उठाए तो सही में सभी जनता को एक अच्छा प्रतिसाद देने की उनकी भावना है, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक के बारे में जो उनका अनशन चल रहा है, आज ये बताओ कि जो गरीब जनता पे मान जाओ वो 2 महीने बिजली के बिल किसी कारणवश या बेरोजगारीवश नहीं भर सकते, तो तुरंत हमारे लाइनमैन आके उनकी बिजली काट देते हैं। और जो बड़े उद्योगपति है, ये उनका तो सालों से नहीं भरते, फिर भी इनको छूट देते हैं। तो ये दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। समान जो करना है वो समानता के साथ में करना चाहिए। और दूसरी बात, जो इन्होंने जो प्रीपेड मीटर की जो बात बोले हैं, सही में प्रीपेड मीटर के बारे में अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था क्या है, तुम्हारा नियोजन क्या है, उसके ऊपर ये सब भी इसके पहले होना चाहिए। सर, इस भूख हड़ताल के बारे में आप क्या बताओगे? ये भूख हड़ताल सही में अच्छी है और लोगों के हित में। इसका मतलब ये है कि आज जो MSEB ने, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने जो अपने ऊपर लोगों के ऊपर जो अन्याय कर रही है, और उससे क्या हो गया कि जो वेटित हो रहे लोग बिल भर नहीं सक रहे, इसमें जो हमारे भाई ने जो मुद्दे दिए हुए, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो अजय जी मेश्राम, जिन्होंने जो मांगने में जो अपने मुद्दे दिए हुए थकबाकीदार बिल भरने मुद्दा देने का भी, वो एकदम रास्त मांगनी है और वो देने को ना गवर्नमेंट ने, और उसमें कुछ ना कुछ निर्णय देने को। उसके बाद में प्रीपेड मीटर है, तो वो प्रीपेड मीटर हर आदमी के घर में न लगते हुए ऐच्छिक जो आदमी लगा सकता है वो लगाएंगा।
जो मोबाइल जैसा है वो कि जो मोबाइल लेना चाहता है वो लेता है और नहीं लेना चाहता है वो नहीं लेता। ऐसा है इसकी मांगनी में ये है। और सबसे बड़ी जो मांगनी है कि 24/7 वीज पुरवठा किसानों को होना। जब 8 घंटे की नौकरी बजाने वाले कर्मचारियों को 8 घंटे की नौकरी करके उनको सुबह से 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक नौकरी रहती है। किसान रात को क्यों जाएगा? रात के 2 बजे, रात के 1:30 बजे, रात के 12 बजे कैसे जाएगा? क्यों जाएगा? और तो उनको कम से कम जब 24 घंटे नहीं दे कम से कम 12 घंटे दो और दिन में दो कि किसानी खेत में किसान जा सके और आ सके। और उससे रात में जाने से मैयत यानी मौत हो रही है, कोई जानवर खा रहा है, कोई सांप बिच्छू के डर से हो, यानी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक काम है इससे दिन में। भंडारा महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम बनने के बाद पहली बार धार नगर में पहुंचेंगे। इसके पश्चात सरदारपुर विधानसभा के ग्राम अमझीरा में माता अम्का झमका मंदिर में जाकर दर्शन लाभ लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संभावित कार्यक्रम की जानकारी साझा की गई है, जिसमें उनके धार नगर के आगमन पर विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मनोज सोमानी, धार जिला भाजपा अध्यक्ष ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। डॉक्टर मोहन जी यादव मुख्यमंत्री के बनने के बाद पहली बार उन्होंने यहाँ हमारे आमंत्रण पे स्वीकार करके यहाँ पधार रहे हैं। वो कल 2:10 पर यहाँ पहुँचेंगे। सर्वप्रथम हेलीपैड से उतरकर हम घोड़ा चौपाटी से उनका जन आभार यात्रा के करते हुए, क्योंकि जनता ने हमको चुना है और काफ़ी मात्रा में विश्वास जताया, उनका आभार करने के पश्चात पुनः 1.5 किलोमीटर का घूम के वापस घोड़ा चौपाटी पर आकर वो पुनः गाड़ी में बैठकर सभा स्थल पहुँचेंगे। सभा स्थल पर वो धार जिले की महती 50,000 लोगों की एक सभा को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के पश्चात वो यहाँ पर कुछ शिलान्यास करेंगे, कुछ भूमि पूजन करेंगे और नई सौगातें धार जिले को देकर जाएंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ साथ देव स्थानों को भी कायाकल्प करने का कार्य करती है। उसी के निमित्त जो भगवान कृष्ण से संबंधित जितने स्थान हैं जहाँ कृष्ण या कृष्ण के परिवार के लोग का जाना हुआ, ऐसा जो इतिहास में हमारे लिखा है, उसके तहत वो अमझेरा पहुँचेंगे। अमझेरा पहुँचने के बाद अम्का झमका मंदिर में जहाँ रुक्मणी जी का जो हुआ था वहाँ जाएंगे। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद राणा बख्तियार सिंह जी को माल्यार्पण करने के पश्चात वो पुनः धार जिले से भोपाल की ओर पहुँच जाएंगे। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। औरंगाबाद में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले 2 किसान नेताओं को कैमूर से गिरफ्तार किया गया है। एक को मोहनिया तो दूसरे को भभुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किसान आज औरंगाबाद में अपनी जमीन के उचित मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाले थे और मौन धरना प्रदर्शन करने वाले थे। दर्जनों किसानों ने भभुआ थाने में धरना दिया। कैमूर जिले में बन रहे भारत माता परियोजना एक्सप्रेस वे और NH 219 319A के चौड़ीकरण सड़क निर्माण में किसान अपने मुआवजे की मांग को लेकर 58 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैमूर के चांद, चैनपुर, भगवानपुर, रामपुर में सैकड़ों किसानों का कृषि योग्य जो जमीन है उसका अधिग्रहण हुआ है, जिसका मुआवजा किसान 1.28 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मांग रहे हैं। वहीं सरकार 12 से 13 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दे रही है, जिसको लेकर किसान चांद थाने के मसोई में 58 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसान नेता विमलेश पांडे और अभिमन्यु सिंह ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली कि किसान नेता दिनेश सिंह और पशुपतिनाथ सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना की सूचना पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, भभुआ थाने में दर्जनों किसानों ने अपने किसान नेता की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान धरने को देखते हुए भभुआ SDM STPO थाने पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की और किसानों के मांग पत्र को DM के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भेजा गया। आपको बता दें कि कल औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है। कैमूर के किसान अपनी मांगों को लेकर एक दिन पहले मौन जुलूस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश देना चाहते थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर कैमूर पुलिस ने 2 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। हमारा ये कहना है कि हम लोग पिछले 1.5 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं और 60 दिन से हम लोग लगातार धरना पर बैठे हुए मुआवजा को लेकर। भूमि अधिग्रहण में जो भारतमाला परियोजना है, 19 बाईपास चौड़ीकरण है, उसमें नेचर ऑफ लैंड में समस्या हुई है और मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है किसानों को। उसी मुआवजा को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कई दिनों से। कितना दिया जा रहा है, कितना मांग हमारा 1 करोड़ 28 लाख रुपया है प्रति एकड़ कृषि का। कृषि वाली भूमि का 1 एकड़ का 1 करोड़ 28 लाख रुपया हमारी मांग है।
ये लोग दे रहा है 12 लाख 12.5 लाख रुपया, तो कोई तालमेल नहीं है। तो हम लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और हम कह दिया है कि जब तक हमको मुआवजा नहीं उचित मिलेगा हम लोग एक इंच सड़क बनने नहीं देंगे। इसी आंदोलन को लेकर हम लोग औरंगाबाद आज किसान कैमूर के जा रहे थे सैकड़ों की संख्या में, जो वहाँ पर काला पट्टी बांधकर और मौन जुलूस निकालते थे कि प्रधानमंत्री को संदेश मिले कि कैमूर में किसानों का बहुत शोषण हो रहा है और उनके ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। क्योंकि 2 तारीख को लोग प्रोटेस्ट पुलिस करने नहीं देती हम लोग, तो हम लोग 1 तारीख को ही चयन किया कि 2 मार्च का प्रोग्राम है, तो हम लोग 1 तारीख को ही अपना प्रोटेस्ट वहाँ करेंगे। लेकिन हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, पता चला कि पशुपतिनाथ सिंह को यहाँ से पुलिस उठा लिया। और वह हमारे किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनेश सिंह, पत्रकार भी हैं, उनको भी वहाँ से डाक बंगला में बंद कर लिया गया है। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि हम औरंगाबाद न जाकर यहीं पर इनको छुड़ाने के बाद ही कोई कार्यक्रम हम लोग तय करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। सुबह पता चला कि हमारे किसान संघर्ष मोर्चा के साथी जिला के महासचिव हैं पशुपति जी, उनको उनके घर से पुलिस सुबह में 9 बजे को हम जो मुझे सूचना है, हाँ, तो आनंद फानन में मेरा भी फीवर था, दवा खा के आनंद फानन में वहाँ से भागे यहाँ आए। तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं उनको लेकर जाने के लिए। जब तक लोग छोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं, तो हम लोग खुद गिरफ्तारी देंगे। मतलब क्या धरने के लिए आज किसान भाइयों का वहाँ औरंगाबाद में सांकेतिक मौन जुलूस था कि संदेश प्रधानमंत्री जी तक जाए कि किसान बड़ा दुखित हैं, कष्ट में हैं, शोषण हो रहा है, अब मुआवजा को विषय कर लेगा। आपको पता होगा कि आज 58 दिन पूरा होने जा रहा है पूरे मुआवजा धरने का। कितना भी शीतलहर बहा, बारिश पड़ा, उसके बाद भी किसान वहाँ से हटे नहीं। बार बार डीएम साहब के साथ, एनएचआई के अधिकारियों के साथ हम लोग की बैठक भी हुई, वार्ता भी हुई, अभी कुछ हल नहीं निकला। तो हम लोग सोचे कि छोटे मोटे के बस के नहीं हो सके, प्रधानमंत्री जी के दिमाग में बात जाए, उनके संज्ञान में जाए। सब किसान अभी गिरफ्तार है, क्या मामला है? अभी ये चांद थाना क्षेत्र भारतमाला प्रोजेक्ट को लेके इन लोगों के द्वारा कुछ प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उसी में से हम विधि व्यवस्था को देखते हुए जो किसान है जो आए हुए थाना पर, हम लोग बस रख के उनसे पूछताछ चल रही है, किसी गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इनके द्वारा कुछ मांग है जो ये जो माननीय प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसमें ये अपना मांग रखना चाह रहे थे। हम लोगों के द्वारा इनको सुझाव दिया गया कि जो भी मांगे हैं उनको आप लिखित रूप से दे दें। लेकिन हम लोग बातचीत भी चल रही है और वो लिखित रूप से सारी मांगों को तैयार भी कर रहे हैं। जैसे उनका लिखित मांग पत्र हम लोग को प्राप्त होगा, हम लोग उसको विधिवत रूप से उसको पहुँचा दिया जाएगा। जिनको हिरासत में लिया गया उनको कब तक छोड़ा जाएगा सर? हिरासत हम लोग एहतियातन रखे हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे ही सारी बातचीत होती है सब तुरंत सब लोग अपने घर चले जाएगा अपनी मर्जी से। कितने किसानों को लाया गया है? किसी को नहीं लाया गया है, सभी लोग खुद प्रदर्शन करने आए हुए हैं, यहीं पे जा रहे थे। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं सभी किसानों से। बताया जा रहा है 2 लोग गिरफ्तारी की गई, उसके बाद हम लोगों को गिरफ्तारी नहीं की गई, सुरक्षा एहतियातन रखा गया, गिरफ्तारी नहीं की गई है। वही बातचीत चल रही है, लोग खुद अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे ही इनका मांग पत्र हम लोग प्राप्त करेंगे उसको सबको छोड़ दिया जाएगा। जो भी कोई लोगों के लिए मैसेज भी है? ना, कोई मैसेज नहीं, सबको जो प्रदर्शन करना सबका मौलिक अधिकार है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट उसका तरीका विधिवत होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए होना चाहिए। जो उनका मांग पत्र जो भी है जैसे हम लोग प्राप्त करेंगे पहुँचवा दिया जाएगा, सभी लोग अपने घर चले जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी। खबर रोहतास से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर आज बिक्रमगंज में चुनाव प्रगति कार्य की समीक्षा के साथ साथ जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कई निर्देश दिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रोहतास प्रशासन पुलिस पूरी तरीके से तत्पर है। लोकसभा चुनाव के कार्य की प्रगति को लेकर डीएम नवीन, एसपी विनीत कुमार सहित बिक्रमगंज अनुमंडल प्रशासन पुलिस की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान कर्मियों की उपलब्धि, बूथों पर व्यवस्था, सुरक्षा विधि व्यवस्था, कोषांग कार्य आदि चुनाव प्रगति कार्य की समीक्षा के साथ लंबित कार्य में तेजी लाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। डीएम नवीन कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिक्रमगंज अनुमंडल के क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, साथ ही कई दिशा निर्देश दिए गए। आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 के आलोक में आज हम लोग सब डिवीज़न वाइज सभी जितने हमारे थाना प्रभारी हैं, जितने सीओज, वीडियोज, पीपीआरओज, हमारे बीडब्ल्यूओ और सभी सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के साथ पूरे ज़िले की टीम आप देख रहे हैं कि सभी लोग हम लोग आए हैं। मैं एसपी साहब, हमारे डीडी साहब, एडीएम साहब, एडीएम विशेष, विधि प्रभारी, सभी लोग आए हैं और यहाँ पे एसडीओ और एसडीपीओ भी हैं। आज हम लोग जो सभी बिंदुएं जो आवश्यक हैं
इस चुनाव को कराने के लिए उस पर हम लोग 1-to-1 आज डिस्कस कर रहे हैं। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 2-3 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो विधि व्यवस्था का संधारण, निरोधात्मक कार्रवाई, हमारे EVM वीवीपैट की उपलब्धता, हमारे जो CAPF या अन्य जो जवान आते हैं उनके आवासन की सुविधा, साथ ही साथ जो हमारा बूथ्स हैं उसकी स्थिति और अन्य बिंदु, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग आज 1-to-1 समीक्षा करने आए हैं। और आज हम लोग तीनों सब डिवीज़न में जाकर सब डिवीज़न वाइज इसकी समीक्षा आज पहले हम लोग विक्रमगंज में कर रहे हैं, फिर डिहरी में करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग सासाराम में करेंगे। और इन तीनों जगहों पे, तीनों अनुमंडल में एक एक बिंदु पे हम लोग डिस्कस करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो अभी तक काम होना था वो उसमें कितनी प्रगति है और हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। और इसके अलावा जो अलग से इंस्ट्रक्शन जो चुनाव आयोग के या जो अन्य इंस्ट्रक्शन सरकार के प्राप्त हुए हैं, गृह विभाग के प्राप्त हुए हैं या चुनाव आयोग के प्राप्त हुए, उससे भी हम लोग इन लोगों से शेयर करेंगे और सभी बातों को हम लोग 1-to-1 सुन के इसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शामली जिले के गांव लिलौन में एक शादीशुदा युवक का शव घर पर पड़ा मिला। परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मौत के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस मृतक के परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को शामली कोतवाली क्षेत्र के गाँव लिलौन में अनित नाम के युवक का शव उसके ही घर में पड़ा मिला। परिजनों द्वारा पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद आला अधिकारियों के निर्देश पर फॉरेंसिक यूनिट भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मौत के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी। मृतक के परिवार के ही कुछ सदस्यों पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने इस मामले पर बताया कि युवक की मौत की सूचना परिजनों द्वारा डायल 112 पर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एएसपी ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि युवक का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि मृतक के 2 बड़े भाई सूचना पर दिल्ली से शामली पहुंच रहे हैं। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा, जबकि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। मेरा नाम है ओमबिरी। कहाँ की रहने वाली है? लिलौन की। अच्छा। या मेरी सगी बहन है। अच्छा, पुलिस आई थी, क्या मामला हुआ यहाँ पर? यहाँ मामला ये हुआ, लोंडा मार के गिर रखा था, मरा हुआ पाया। अच्छा, माँ यही थी, छोटा भाई यही था, बहू यही थी। इनके तीनों के काम करे हुए हैं। उस लोंडे को वही भी 2-3 महीने तक आया था यहाँ। आज तो ही पहले कभी जहर दिया एक दिन, फिर पुलिस बुलाई, फिर आपको बिजली पकड़ कर झूठा ड्रामा करा, फिर आज वो मार दिया रात को। किसने किया ऐसा? यो भाई ने, माँ ने और बहू ने। क्यों कर रहे थे? यो ऐसा नू कर रहे, वह छोटे बहू के रहे थी इब्जा। उसे 5 साल हो लिए थे लोंडे को बाहर गए को। 5 साल बाद में वो आया, वो इन्हें भाया नहीं, बहू को भी नहीं भाया, पसंद नहीं आया उन्हें। अच्छा, पुलिस बॉडी लेगी उनकी? बॉडी लेगी, पुलिस बॉडी लेगी। मैं तो मेरठ जा रही थी, आज हमारे अमन था। ये ग्राम लिलोन, थाना कोतवाली, शामली की घटना है। एक लड़का है अनित पुत्र अनंगपाल, उम्र करीब 44 वर्ष। 112 पे सूचना प्राप्त हुई है इसके मृत्यु के संबंध में। घटनास्थल पे जाके यह पता लगा है कि इसका अपनी पत्नी से सवेरे कुछ विवाद हुआ था, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई है। थाने द्वारा पश्चाताप और पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। इसके भाई, 2 भाई जो बड़े भाई हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, वो मौके पे पहुंच रहे हैं। जैसी तहरीर देते हैं अगली वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। शामली से सीनियर संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।